हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल सत्या ऑनलाइन स्टडी पर। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2020 की। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये जीके एंड जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब लिखा होगा लाल वाला बटन, उसको दबा दीजिए और घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर सबसे पहले मिल जाए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं आज की क्लास पर। उसके पहले हम मोटिवेशनल कोट देखते हैं। शुरुआत करने के लिए महान होने की कोई ज़रूरत नहीं, परंतु महान होने के लिए शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। अगर दोस्तों आपको महान बनना है, ठीक है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा क्या है, मैं एक नॉर्मल हूँ, आम इंसान हूँ। नहीं, आप आम इंसान ही एक अच्छी शुरुआत कर सकता है। जब वो अच्छी शुरुआत करेगा उसके बाद ही महान बन पाओगे आप, ठीक है। तो पहले शुरुआत तो करो, महान बनोगे बाद में, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी। चलते हैं आज की क्लास पर। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। हम चारों ऑप्शन पे यहाँ पर बात कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, पूरी बातें बताएंगे हम। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, 123। 123 क्या कहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। किसका? राष्ट्रपति का अध्यादेश, ठीक है। जब हमारे दोनों सदन यानी संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा सत्र में ना हो, ठीक है, तब राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह एक अध्यादेश लाकर कानून बना सकता है। उसके बाद जब भी सदन आएगा उसे अनुमति प्रदान करनी पड़ेगी। आर्टिकल यहाँ पे देख लेते हैं, 324 की बात की गई। ऑप्शन नंबर बी 324 में क्या कहा गया है? यहाँ पे निर्वाचन आयोग की बात की गई है, ठीक है। निर्वाचन आयोग होगा, डॉट डॉट पे पूरी बातें होंगी जब हम संविधान पढ़ाएंगे, ठीक है, या किसी दिन मैं एक अलग से लेके करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 315, इसी में बात की गई यूपीएससी की, ठीक, यूपीएससी की यूनियन पब्लिक सर्विस। आंसर ये हो जाए। 143 में क्या है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति चाहे तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु बाध्यकारी नहीं है, माने या ना माने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत ने बराक 8 पृथ्वी से आकाश में मार करने, पहली बात, बराक 8 क्या है? एक मिसाइल है, कहां से? पृथ्वी से आकाश में मार करने वाली। किस देश के सहयोग से विकसित की है यह बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। इजराइल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हो जाएंगे, ठीक है, और लैंग्वेज जो हिब्रू हो जाएगी, और उसके बाद वहां की जो राजधानी हो जाएगी, राजधानी क्या हो जाएगी? राजधानी यरूशलेम हो जाएगी, और मुद्रा शेकेल हो जाएगी। ये सारा बनता है यहाँ। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है? ऐसे क्वेश्चन के सामने, ऐसे कोई प्रश्नों का सामना आपको करना पड़ेगा एग्जाम में, ध्यान दे दीजिएगा इस पे। देखो अप्रत्यक्ष कर कुछ जैसे देखो मैं प्रत्यक्ष कर बता देता हूँ, कुछ प्रत्यक्ष कर हैं, वहीं से हम यहाँ पर क्वेश्चन निकाल लेंगे। प्रत्यक्ष कर में आयकर, ठीक है, उसके बाद आयकर के बाद आ जाता है इसमें निगम कर, उसके बाद उपहार कर, ठीक है, ये याद रखना आपको इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से। उपहार कर, उसके बाद भू राजस्व, ये भी एक कर होता है, भू राजस्व, ठीक है। उसके बाद संपत्ति कर, ठीक है, ये। उसके बाद हम आ रहे हैं अप्रत्यक्ष कर पे। अप्रत्यक्ष कर में सीमा शुल्क हो जाता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो जाता है, केंद्रीय बिक्री कर हो जाता है, और सेवा कर इत्यादि। तो अप्रत्यक्ष कर मैंने नाम लिया ना भाई, सेवा कर। सेवा कर की बात मैंने अप्रत्यक्ष कर में की, ठीक। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कहाँ महिला साक्षरता, ठीक, कहाँ पर, किसकी? महिला साक्षरता की बात की जा रही, कहाँ पर सबसे कम है भैया? साक्षरता पूर्णतया बिहार में सबसे कम है, और महिला साक्षरता भी बिहार में ही कम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो हम बात उत्तर प्रदेश की जरूर देख लेंगे। उत्तर प्रदेश कितना है? 57.2%। ये उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर है। बाकी सारी मैं करा दिया है, और मैं किसी दिन जनगणना एक अलग से करा दूंगा। बिहार की कितनी है? बिहार की हो जाएगी 51.5%, ठीक है। ये महिला साक्षरता दर की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट,
यूपी में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? सबसे कम क्षेत्रफल की बात कर रहा है, किसका? सबसे कम क्षेत्रफल की बात कर रहा है। 960 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर किसका है? संत रविदास का नगर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गाइज, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इनमें से इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। आज मैं एक अलग तरीका बताऊं, इनपुट डिवाइस को पहचानने का एक अलग तरीका मैं बताता हूं। वो भूल जाइए, पुराना हो गया, जो छूते इनपुट है वगैरह सब बकवास है। नया तरीका, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में डाटा इंटर करने के लिए प्रयुक्त होती है। जो भी डिवाइस कंप्यूटर में डाटा इंटर करने के लिए प्रयुक्त होती है वो इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर इत्यादि। उसके बाद आउटपुट डिवाइस परिणाम प्राप्त करने में प्रयुक्त, जिससे हम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। परिणाम, हम डाटा इनपुट तो कर सकते हैं इनपुट से, लेकिन परिणाम जिससे प्राप्त होगा वो होंगे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। इनसे परिणाम, भाई हमने म्यूजिक बजाई, माउस से मैंने म्यूजिक प्ले की यानी मैंने डाटा एंटर किया। उसके बाद स्पीकर से मुझे आवाज आई यानी कि क्या हुआ, वो आउटपुट डिवाइस हो गई ना। तो ये चीजें हैं जहां पे ध्यान रखनी है। नहीं, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर। नेक्स्ट, इनमें से प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। आप ये समझ लीजिए लेखपाल में आएंगे तो ट्रिपल सी जरूर मांगेंगे। ठीक, ट्रिपल सी जरूर मांगेंगे। इसीलिए क्वेश्चन कंप्यूटर से आते हैं। आप चाहे पिछला देख लीजिए लेखपाल का, या वीडियो जो हुआ, या जूनियर असिस्टेंट का जो अभी 4 जनवरी 5 जनवरी का, तो उसमें देख लीजिए। सब में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, लोटस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाए। बाकी तीनों हमारी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध रेमन मैगसेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो रेमन मैगसेसे भाई कोई व्यक्ति तो रहा होगा, जैसे नोबेल पुरस्कार वो भी एक व्यक्ति थे। डायनामाइट को उन्होंने आविष्कार किया था। ठीक है, तो वैसे ही कोई व्यक्ति रहा होगा। तो आपको बता दो, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे के नाम पर इस अवार्ड की स्थापना की गई। इसे एशिया का नोबेल कहते हैं। किसका? एशिया का नोबेल कहते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, किसे? एशिया का नोबेल कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद और क्वेश्चन क्या बन सकता है? ठीक है, तो इस बार जिसको मिला 2019 में किसको मिला है? रवीश कुमार जी को मिला है, पत्रकार है हमारे। ठीक है, उसके बाद जो पहला मिला था यानी कि 1958 में, भारतीय की बात करें, पहले भारतीय में विनोबा भावे थे। अब आप यहाँ पे एक चीज सोच रहे होंगे कि देखो यहाँ रवीश कुमार को मिला, पत्रकार है, यहाँ विनोबा भावे को मिला, आपको पता है ये एक समाज सेविका थी। तो यह किसके क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे इरेज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यह किसके क्षेत्र में दिया जाता है? पहली बात सार्वजनिक के क्षेत्र में, यानी सार्वजनिक कार्य किया आपने, सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में, पत्रकारिता, साहित्य, कला, शांति के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय शांति के भी क्षेत्र में। तो कई सारे क्षेत्रों को मिलाकर इसको दिया जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? अब आते हैं आंसर। इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर डी, 1957 को। ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्रकार। मैं पूरी बात बता रहा हूं, परेशान नहीं होने का है। पूरी लेखपाल की मैं जीके और जीएस और हिंदी अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूपी स्पेशल की एक अलग क्लास ले ली जाए, ताकि वो हमेशा के लिए हो जाए, आपके लिए हमेशा के लिए हो जाए। चाहे आप पीसीएस देंगे, आप आरओ देंगे, लेखपाल देंगे, कोई भी यूपी स्टेट से एग्जाम देंगे, या जहाँ भी यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, हमारी क्लास से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ये मैं दावा कर सकता हूँ। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली किस मुगल शासक के सहयोगी थे? जो मीर सैयद अली थे भाई साहब, ये फारस के निवासी थे। कहाँ के? फारस के निवासी थे। ठीक है, जब हुमायूं, कहा जाता है कि जब हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात मीर सैयद अली से हुई। ठीक, उसके बाद तो हुमायूं भी अगर उनसे हो गई, ठीक है, तो दो नाम आते हैं, एक मीर सैयद अली, दूसरा ख्वाजा अब्दुल समद। देखो मैं लिख देता हूँ, थोड़ा कठिन नाम है, ख्वाजा, ठीक है, अब्दुल समद। ठीक है, ये थे भाई साहब, और एक ये थे, दो लोग थे। इन दोनों लोगों का संबंध हुमायूं से था, इनके सहयोगी थे। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है।
विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है दोस्तों, यह बताना। सोने का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है, देखो सोने का सर्वाधिक उपभोक्ता आप सबको पता होगा, अपना इंडिया है भाई। हाँ, सोने के बहुत प्रिय लोग यहाँ पे सोना गाड़ के रखते हैं, छुपा छुपा के। पैसा हुआ सोना खरीद लिए, गाड़ दिए जमीन में, उसके बाद गायब हो गए, है ना, जो अलग की बात है। तो सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा, आपको बता दूं मैं, सर्वाधिक उत्पादक देश हो जाएगा चाइना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जावा ट्रंच या चुंडागर्त किस महासागर में है? यह एक गर्त है, गर्त यानी गड्ढा है, ठीक। इसकी जो गहराई मैं बता दूं, दोनों एक ही नाम है, जावा गर्त, जावा ट्रंच, चुंडागर्त। इसकी जो गहराई है 8152 मीटर है, ठीक है। लेकिन जो सबसे विश्व का सबसे गहरा गर्त है उसका नाम है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच, जो भी आप बोलें, दोनों आ जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक। मेरियाना गर्त, इसकी जो गहराई हो जाएगी 11,022, ठीक, 11,022 मीटर है, ठीक है। यह आपको मिलेगा पैसिफिक में, ठीक है। तो यह कहाँ पे मिलेगा आपको, प्रशांत महासागर में मिल जाएगा, ठीक है। यह प्रशांत महासागर में, यहाँ पे इरेज करना चाहता हूँ, एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये होगा, मैंने बता दिया मेरियाना गर्त, ठीक है। मैंने क्या बताया यहाँ पे, मेरियाना गर्त। नेक्स्ट, अब ये जावा ट्रेंच या चुंडागर्त ये कहाँ पे होगा, ये भैया हमारे हिंद महासागर में ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। देखो अपना इंडिया है ना, ऐसे है ना, मतलब जो लाइनें उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ, ठीक है, वेस्ट एंड ईस्ट। ये जो लंबाई है ये है कितनी, 32-14। ये जो चौड़ाई है हमारी, ठीक है, ये है 29-33, ठीक, ये 29-33 है। तो यहाँ पे जो ये वाली लंबाई है, ये इस लंबाई पे बना है ये, ठीक है। कहाँ से, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, क्या बना यहाँ पे, NH-44, इसे ही पहले NH-7 नाम से भी जानते थे, ठीक है। इसकी जो लंबाई हो जाएगी, ये हो जाएगी 3745 किलोमीटर दोस्तों गाइस, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है? एक मानव शरीर में एवरेज की बात करें, किसी में ज़्यादा या किसी में कम भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। किसी में ज़्यादा किसी में कम भी हो सकता है, ठीक है। तो पहली, रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक, क्या है पहली बात ध्यान सुनिएगा, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो लाल रंग का होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का 7 से 8% होती है, एवरेज 7 से 8%। पीएच मान 7.4 होता है, अगर 7.4 पीएच मान है तो लाजमी सी बात है यह क्षारीय होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगी, 7 से 8% हो जाएगी मानव शरीर में टोटल वेट का, ठीक है। नेक्स्ट, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? निम्न में से नहीं पूछा है, किस लोकसभा, यानी अब तक की लोकसभा का अध्यक्ष में कार्यकाल किसका सर्वाधिक रहा है? तो आपको बता दूं, ठीक है, 1980 से लेकर 1989 तक कितने ईयर होते हैं? ये टोटल 9 ईयर यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। 9 क्या, अगर जोड़ेंगे तो 10 ईयर आएगा, ठीक है। तो 1980 से 89 तक, 1980 से 89 तक, 22 जनवरी 1980 से 28 दिसंबर 1989 तक बलराम जाखड़ जी थे, जो कि इनका सर्वाधिक कार्यकाल अब तक का रहा है। सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले लोकसभा अध्यक्ष यही हैं, ठीक। नेक्स्ट, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन की कालावधि क्या थी? आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी, पहली बात अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बाद अलाउद्दीन खिलजी यानी खिलजी वंश की स्थापना हुई, ठीक है। संस्थापक खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज, अलाउद्दीन कौन था? तो जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद, भतीजा भी था और दामाद भी था, अलाउद्दीन खिलजी ही था, ठीक है। तो गद्दी कैसे प्राप्त हुई? 1296 में, कब? अब आपको आंसर पता चल गया, 1296 में,
ठीक है, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को मार दिया। ठीक, तो 1296 से 1316 तक शासन अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। अलाउद्दीन खिलजी एज ए व्यक्तिगत तो अच्छा आदमी नहीं था, जहाँ तक मैंने स्टडी की इनके बारे में, लेकिन एक शासक के तौर पर ये इसके कार्य अच्छे थे। माप प्रणाली भी लाई इन्होंने, ठीक है, भूमि पैमाइश की भी प्रणाली लाई, दागने की प्रथा घोड़ों को, ठीक है, तो कई सारी प्रथाएं प्रचलित हैं, वो सब कभी समय मिलेगा तो करा दिया जाएगा। नेक्स्ट, संसद ने मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, सब बहुत अच्छा है। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने हेतु न्यूनतम कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है? अभी हाल ही में देखा होगा कौन लाया था, तो टीआरएस लाई थी अविश्वास प्रस्ताव, पिछला वाला जो वर्तमान की मोदी सरकार 2.0 के विरोध में लाया गया था। तो अविश्वास प्रस्ताव होता क्या? अविश्वास प्रस्ताव हुआ होता है अगर अविश्वास प्रस्ताव रखने की अनुमति मिलने के 10 दिन के भीतर उस पर चर्चा आवश्यक है, पहली बात। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित या पास हो जाता है तो प्रेजेंट में जो मंत्रिमंडल कार्य कर रहा होता है उसे इस्तीफा देकर घर में बैठना होता है, यानी कि वो मंत्रिमंडल से बाहर हो जाती है कि देश को आप पर विश्वास नहीं रहा। करेंगे वो लोग जो संसद लोकसभा में बैठे हैं, बात पूरे जनता, क्योंकि जनता के वो प्रतिनिधि हम लोगों ने चुनकर भेजे हैं, ठीक है, तो इसीलिए ऐसी चीजें होती है। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की जो होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50। समय ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, 16 मिनट हुए भी। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है यह बताना है। किसका? पाल साम्राज्य। पहली बात, पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गोपाल जी ने की थी पाल साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। इनका शासन कहाँ था? इनका शासन बंगाल में था। इस साम्राज्य का जो सबसे महान शासक रहा वो धर्मपाल रहा। धर्मपाल सबसे महान शासक, क्योंकि इसका एक कार्य बहुत ही फेमस है, ठीक है, आपको पता होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने ही की थी। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। स्थापना किसने की? गोपाल ने की थी। संस्थापना, इस संस्थापक स्थापना, ठीक है। तो बंगाल में हुई थी, बंगाल में शासन, यानी बंगाल कहाँ होगा भारत के? भैया बंगाल ये अपना इंडिया है भाई, अपना इंडिया जो बंगाल में है, बंगाल पूर्वी में ही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ठीक है, मेरा करंट अफेयर अगर आप पढ़ते होंगे, करंट अफेयर और स्टैटिक डेली, तो मैं वहाँ पे जहाँ भी किसी भी राज्य के बारे में जिक्र आता, किसी भी देश के बारे में जिक्र आता, जो भी वहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा सीटें, मुख्यमंत्री, स्थापना, लैंग्वेज, जो भी चीज़ें बनती, मैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर कराता हूँ। अगर वो आप लिखते होंगे या देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो आपको याद जरूर होगा। लालजी टंडन कहाँ पे हैं? एमपी के। इस समय अस्वस्थ चल रहे हैं, हमारे लखनऊ में ही एडमिट हैं। द्रौपदी मुर्मू झारखंड में। आचार्य देवव्रत गुजरात में है। और वजुभाई वाला कहाँ के हैं? ये हैं भाई साहब कर्नाटक के। कहाँ के? कर्नाटक के। हम यहाँ पे सीएम की बात करें, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा जी लगातार पांचवी बार, लगातार नहीं, 5वीं बार बने हैं, 4थी बार शायद, ठीक है। झारखंड में हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी से। गुजरात में शासन चलता ही आ रहा है, विजय रूपाणी जी हैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जो ग्राम भू प्रबंधन समिति होती है, ठीक है, फिलहाल ये औपचारिक होती है, कोई धरातल पर इसका बहुत ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं होता है, लेकिन है तो पढ़ना पड़ेगा। अध्यक्ष इसका होता है ग्राम प्रधान, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय साग भाजी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो यह हो जाएगी कहाँ पे? वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। नेक्स्ट, किसने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को महान प्रहरी कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को महान प्रहरी किसने कहा है? कहा है महात्मा गांधी जी ने कहा है। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को महान प्रहरी कहा है, ठीक है। नेक्स्ट, किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 यानी 1867 में की थी? आपको बता दें,
राज्य महाराष्ट्र है। उस समय तत्कालीन बम्बई राज्य में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जी द्वारा की गई थी। किसी द्वारा? आत्माराम पांडुरंग जी द्वारा। लेकिन जो वास्तव में इसे प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय है वो एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे जी को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आई थिंक बहुत कम ही लोगों को इसका आंसर पता होगा। ठीक, भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है? आखिर कौन सी संविधान स्रोत है, या संसद स्रोत है, या न्यायिक व्याख्या है, या न्यायविदों का मत है, या संसदीय कानून? देखो, मूल संरचना या बुनियादी ढांचा की मैं बात करूं तो अभी तक किसी ने भी, जैसे जैसे मामले आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एक पैनल गठित करके विशेष रूप से कुछ नई व्याख्या कर देता है। अभी तक संपूर्ण इसकी व्याख्या नहीं हो पाई है, जो एक तथ्य है। तो इसकी न्यायिक व्याख्या ही सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि आपने केशवानंद बनाम केरल राज्य के मामले में देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। लोकसभा, राज्य विधानसभा, या राज्यसभा, या फिर नोटा? ठीक है, तो लोकसभा में तो वहीं से बनते हैं। ठीक है, लोकसभा में से वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। एमपी कहाँ से हो, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोटा राजस्थान से हैं। तो होगा राज्य विधानसभा में, वही जो विधानसभा का सदस्य होता है वही विधानसभा में अध्यक्ष निर्वाचित होता है, यानी बनता है। राज्यसभा की बात आती है तो आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई है। ठीक है, और यह कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, क्या पदेन सभापति होगा। जैसे आपने नीति आयोग देखा होगा, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह पदेन प्रधानमंत्री होता है। जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक, तो उसी प्रकार से पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और आज का अंतिम क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर, अगर आप ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो जब तक कम से कम 3 ऑप्शन आपको क्लियर ना हो, और स्पेशली तो इनको ऑप्शन से करने का प्रयास कीजिए, ऑप्शन से क्रैक कीजिए। अगर नहीं आ रहा तो कम से कम 3 के आंसर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन होता है और कभी कभी बहुत क्लोज आ जाता है। जैसे ये बहुत ही क्लोज है, बस लगभग 1 साल 6 महीने 8 महीने का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सही कोड का चयन कीजिए। मैं चारों बता देता हूँ। पहले दांडी यात्रा कब हुई? ठीक है, तो दांडी यात्रा 12 मार्च, थोड़ा समय लगेगा, 1930। जो हमारी, मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, इसकी जो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930। ठीक है, उसके बाद पूना समझौता की बात करें तो पूना समझौता 26 सितंबर 1932। आप लोग इसको लिखते चलिए, अच्छा है। ठीक है, सांप्रदायिक निर्णय की बात करें तो 16 अगस्त 1932 ये भी है। पूना उसके बाद अब बचा क्या हमारा गांधी इरविन समझौता, ये 5 मार्च 1931। डेट याद रखना, ये डेट इंडिविजुअली क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो 1932, 1931, यानी 3 दिनों में पहला तो आ गए दांडी यात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आपका, एक मिनट इसको नोट कीजिए, आप लोग नोट किया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने दांडी यात्रा बताई थी 1930, 12 मार्च 1930, यानी एक पहले आएगा, जो ये ऑप्शन होगा ये पहला हो जाएगा। तो यानी कि ये दोनों कट जाएंगे भैया, बचे 2। उसके बाद पूना समझौता मैंने बताया 26 सितंबर 1932। ठीक है, तो पूना समझौता 26 सितंबर 1932। उसके पहले 16 अगस्त 1932 सांप्रदायिक निर्णय मैंने बताया। उसके बाद मैंने बताया गांधी इरविन समझौता 1931, 5 मार्च 1931, दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा। यानी 1 और 4 तो ये भी कट गया भैया, लेकिन और करेक्शन कर लेते कि और मैच करा लेते, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा। उसके बाद मैंने ये बताया था, तीसरे नंबर पे हो जाएगा, चौथे नंबर पे ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, और ठीक है, इसी के साथ अपना ध्यान रखिए, अपनों का अपना ख्याल रखें। ठीक है, अगली क्लास जो हमारी होगी योगा डे के बारे में, जो भी जितनी बातें बनती मैं सारी बातें आज कराने वाला हूँ। ठीक है।
ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।